नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास हम देख रहे हैं। और ये पीटी स्पेशल यानी प्राथमिक परीक्षा के लिए विशेष से। और यह लेक्चर जो है बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी माइंड मैप पर आधारित यह महत्वपूर्ण लेक्चर है जो जीएस बोर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। यह लेक्चर देखें तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 यानी पुनर्परीक्षा 2023 यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ या रो एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए। साथ ही देखें एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत देखें तो बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एसएससी, टीचर भर्ती, साथ ही यूपीएससी पीट 2025 के लिए भी इतिहास का अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें देखें प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत देखें तो ये सारे टॉपिक जो यहाँ दिखाए गए हैं सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इस चैनल पर आप जा करके यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। सारे लेक्चर प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं, आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत पर आधारित इस सारे टॉपिक पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इसके बाद देखें आधुनिक भारत के अंतर्गत ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है। सर्च करके आप इस चैनल पर जा करके यानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। वर्तमान लेक्चर में हम स्वतंत्रता आंदोलन को देख रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के 3 चरण में प्रथम 2 चरणों को हम चर्चा कर चुके हैं और वर्तमान जो चरण है वो गांधी को हम देख रहे हैं और गांधी युग का भी अंतिम चरण चल रहा है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के इस चरण को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के बारे में हम देखेंगे। इस लेक्चर में हम सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं। यानी इनका देखें जो जन्म है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म देखें तो 23 जनवरी 1897 में यानी 23 जनवरी 1897 में जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु होती है। हालांकि इनकी मृत्यु पर विवाद है तो इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को हुआ था और भारत सरकार ने 2021 से इनके जन्म दिवस को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस जी के यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनकी जो आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी इस पर विस्तार चर्चा करते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि सुभाष चंद्र बोस बंगाल के कायस्थ थे। उन्होंने भारतीय जनपद सेवा यानी ICS आगे हम इसमें देखें ICS से त्यागपत्र देकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। 1938-39 में राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जिस पर हम चर्चा पूर्व लेक्चर में कर चुके हैं। 1942 में इस जर्मनी भाग गए। पीछे 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना यही है इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया 1943 में। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। 2 और शख्सियत को इसमें जोड़ लेते हैं तो इसमें देखें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखें तो इनका जन्म 1863 में 12 जनवरी ये भी जनवरी में हुआ। यानी देखें तो 12 जनवरी 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म है। देखें जनवरी के हिसाब से देखें तो 11 दिन बाद जो है सुभाष चंद्र बोस का। हालांकि इन दोनों लोगों में काफ़ी अंतर है क्योंकि ये 1863 में है और 1897 में है। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि जो 12 जनवरी है यह विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में है। और स्वामी विवेकानंद जी का देखें मृत्यु 1902 में हो जाती है। और 1893 में यानी सुभाष चंद्र बोस के जन्म से 4 साल पूर्व 1893 में जो है इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका में शिकागो में वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यानी ध्यान दें तो ये स्वामी विवेकानंद जी बंगाल कायस्थ वेदांतिक विद्वान थे, यानी ये भी बंगाल से संबंधित थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी थे, तथा हिंदू धर्म प्रचारक थे। 1897 इंपॉर्टेंट है कि 1897 देखें तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है और 1897 में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। इन्होंने कर्मयोगी, राजयोग, भक्ति योग, प्राचीता, प्रचित्त की लेखक, समाज सेवा
आत्म बलिदान के आदर्शों पर बल दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। चूंकि यहाँ पर हम गांधी युग की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ गांधी जी की चर्चा करना भी अति आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि देखें तो स्वामी विवेकानंद के जन्म के 6 साल बाद, यानी इनका जन्म देखें तो 1863 में स्वामी विवेकानंद है, और इससे 6 साल बाद यानी 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। 2 अक्टूबर को देखें 2007 से यूएनओ द्वारा क्या मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की गई, जिस पर विस्तार चर्चा कर चुके हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी का जो परिचय देते समय हमने चर्चा किया था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, यहाँ करेक्शन एक गलत मिसप्रिंट कर दिया गया है। तो इनकी माता का नाम पुतलीबाई, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी या कस्तूरबा बा था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869, यहाँ भी मिसप्रिंट है 1869 को, और 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र ने 2007 से विश्व अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की थी। इनको देखिए महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था चंपारण सत्याग्रह भारत में प्रथम इनका सफल सत्याग्रह जो था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, और इनको राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इस पर विस्तार चर्चा कर लिया है। गांधी जी पर आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर इस चैनल पर उपलब्ध है। चलिए अब इसमें देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। देखें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म देखें तो इसमें जो है 23 जनवरी 1897 को ईस्वी, यानी 23 जनवरी 1897 में कटक में जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम देखें, यानी सुभाष चंद्र बोस जी की माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था, और इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। यानी इसमें ध्यान दें तो नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। बाद में इंग्लैंड चले गए। 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठे, यानी ICS परीक्षा में बैठे, और योग्यता क्रम में उनका स्थान चौथा रहा, यानी ये चौथी पोजीशन पर थे, चौथा स्थान था योग्यता क्रम में या मेरिट में। लेकिन उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, यानी ICS से त्यागपत्र दे दिया। 1921 ईस्वी में स्वदेश लौटने पर वे चित्तरंजन दास और गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी एक सर्वप्रथम गांधी जी से मिले, और गांधी जी जो है इनको चित्तरंजन दास के पास भेजे, दीनबंधु चित्तरंजन दास के पास भेजे, और यहीं जो है चित्तरंजन दास ही उनके राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु बने। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु या राजनीतिक गुरु वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के स्वयं देखें राजनीतिक गुरु जो थे N राणा डे जी थे। सुभाष चंद्र बोस जी को देखें तो उन्हें पहली बार दिसंबर 1921 ईस्वी में 6 माह की सजा हुई, और उसके बाद तो उन्हें 11 बार कारावास का दंड मिला, यानी 11 बार जो है जेल गए। 1923 ईस्वी में कलकत्ता के मेयर चुने गए। 25 अक्टूबर 1924 ईस्वी को उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनको मांडले, यानी बर्मा मांडले जेल है, वहाँ भेज दिया गया, यानी बर्मा जेल में भेज दिया गया। और इनके बारे में देखें तो 16 मई 1927 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। 1927 ईस्वी में उन्होंने धारा सभा असेंबली का चुनाव लड़ा और इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। यानी इंडिपेंडेंस लीग का गठन किन्होंने किया, यही सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, और धारा सभा असेंबली का चुनाव लड़ा था। 1928 ईस्वी में कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट के संबंध में बैठक में उनकी औपचारिक स्वराज संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया था। 1929 ईस्वी में उन्हें 6 महीने की सजा हुई। 1938 ईस्वी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की, और 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इस पर विस्तार चर्चा कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं जो यह है कांग्रेस का हरिपुरा त्रिपुरा संकट पर विस्तार से पूर्व के लेक्चर में जो है जानकारी दे दी है। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखें हरिपुरा में जो है गांधी जी स्वयं इनको जो अध्यक्ष बनाते हैं। 1938 विट्ठल नगर में जो हरिपुरा है, यहाँ जो है स्वयं गांधी जी इनको अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, बनाते हैं। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। और यह देखें तो इसमें जो है बोस के राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकरण पर आधारित भारत की आर्थिक विकास हेतु योजना निर्माण करना था। गांधी जी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि गांधी जी की चरखा यानी स्वराज पर यह जो विरोध या उससे संबंधित नहीं था। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी, यही योजना समिति, जिसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और देखें दूसरी बार 1938 में जब यह कांग्रेस के अध्यक्ष दोबारा बनते हैं, उस दौरान देखें तो 1939-40 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो यह बोस जी का यह मत रहता है कि इस दौरान जो है कांग्रेस में कोई गर्म दल का ही नेता रहे या अध्यक्ष रहे, जो कि अंग्रेजों से अपनी बात प्रबलता से रख सके, उनसे मनवा सके। इसीलिए वह दोबारा चुनाव लड़ते हैं, जबकि गांधी जी इसका विरोध करते हैं। गांधी जी इसमें देखें तो मौलाना आज़ाद सर्वप्रथम जो है इसमें अपना नाम रखते हैं, लेकिन ये नाम वापस ले लेते हैं। तो गांधी जी ने सीतारमैया को अपना प्रत्याशी चुनते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी इनको हरा देते हैं।
यानी इसमें पुनः सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। लेकिन बोस के त्यागपत्र यानी गांधी से विवाद के कारण जो है बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1940 ईस्वी में। जब ये त्यागपत्र देते हैं तो बोस के बदले राजेंद्र प्रसाद नए अध्यक्ष मनोनीत हुए थे त्रिपुरी संकट के अंतर्गत। यानी इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। चलिए अब इस पर विस्तार चर्चा करते हैं। आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA पर विस्तार चर्चा कर लेते हैं। देखें तो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा गठित किया गया इसको, यानी सब हम विचार देखें तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में ये जो है INA का विचार आया था। तो इसमें देखें 11 सितंबर 1942 को इसकी पहली डिवीजन बनी थी। यानी इसकी पहली डिवीजन कब बनी थी? 11 सितंबर 1942 को इसकी पहली डिवीजन बनी थी किसका? INA का। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 से शुरू होता है, यानी इसके पहली डिवीजन से पूर्व ही 9 अगस्त 1942 को जो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ाद हिंद फौज को एक नई ताकत प्रदान की। मलाया में ब्रिटेन के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किए गए 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया था। तो पहली डिवीजन का गठन यहीं से किया गया था। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि इसमें देखें तो आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में मलाया में आया था। यानी कहाँ पर आया था? मलाया में आया था। मोहन सिंह ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे, किंतु कालांतर में उन्हें साम्राज्यवादी ब्रिटिश सेना में सेवा करने के स्थान पर जापानी सेना की सहायता से अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का निश्चय किया। जापानी सेना ने जब भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सौंपना प्रारंभ किया तो वे आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कराने लगे। सिंगापुर के जापानियों के हाथ में आने के पश्चात मोहन सिंह को 45,000 युद्धबंदी प्राप्त हुई। यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1942 के अंत तक इसमें 40,000 लोग आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होने को राजी हो गए थे। तो इस पर देखें तो यह है आपका द वे आउट पम्पलेट। यह सी राजगोपालचारी द्वारा संवैधानिक गतिरोध दूर करने हेतु जारी किया गया था। इससे CR दास फार्मूला यानी चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के, उनके ये फार्मूला जो जुलाई 1944 में किया गया था द वे ऑफ पम्पलेट्स संबंधित CR दास जी से संबंधित है। देना है कि इसमें जो CR दास है इनको देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद देखें तो फौज के सिफारशों पर लाल किले में मुकदमा चला, जिन्हें बचाने हेतु कांग्रेस ने आज़ाद हिंद समिति बनाई थी। और इसमें जो वकील थे भोलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू जी एवं जवाहरलाल नेहरू इनके वकील थे। लाल किले मुकदमा जो कि आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित थे। कहने का सही हुआ कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 से मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इसके बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। यही है आज़ाद हिंद बचाव समिति का गठन किया। इसमें भोलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा अशरफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। तो इस पर आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा दीनबंधु जो CR दास हैं इनके फार्मूले पर भी थोड़ा विस्तार चर्चा कर लेते हैं। तो देखें ये 10 जुलाई 1944 को इनका फार्मूला आता है। राजगोपालचारी जो मद्रास प्रांत के एक प्रभावशाली नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। 10 जुलाई 1944 ईस्वी को गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की यकीना प्रस्तुत की, जो कि यह CR फार्मूले के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है 5 महत्वपूर्ण बातें शामिल थे। इसमें मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, वो अस्थायी सरकार गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी भूमिका करे, ये सब जो इसमें शामिल थे। जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया था, यानी CR दास के फार्मूले को जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी और जिन्ना के बीच 9 से 27 सितंबर के बीच बातचीत चलती रही। पहली बार गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम यानी महान नेता कहकर उन्हें सम्मान को बढ़ाया था, यानी जिन्ना को कायदे आजम गांधी जी ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी पहली बार जो है गांधी जी ने ही कहा था। तो पर जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग पर अटल रहकर वार्ता को असफल कर दिया। कालांतर में इसी फार्मूले के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। इस प्रकार राजगोपालचारी पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। तो हम यहाँ पर चर्चा INA के बारे में कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि INA से मिलता जुलता यहाँ पर देखें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, यानी इसको IRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो है इसकी स्थापना सूर्य सेन जी
या मास्टर दा उपनाम इन्हें किया था। आज जबकि INA पूछेगा, इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसकी स्थापना हमने देखा था कि जो मोहन सिंह ने किया था। तो INA और IRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो सूर्यसेन समय, दोनों में अंतर को आपको ध्यान देना, इस पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें ध्यान दें, यह आपका जो है कि मई 1945 ब्रिटिश सेना द्वारा यानी मई 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर अधिकार के बाद हिंदू फौज ने जापान के साथ समर्पण कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि 6 और 9 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका द्वारा जो जापान पर जो है बम यानी एटम बम से हमला किया गया था। इसके बाद जो है जापान जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है। तो इसके बाद देखें तो रंगून पर अधिकार हो जाने के बाद ब्रिटिश सेना का रंगून जो बर्मा की राजधानी रंगून पर अधिकार होने के बाद जापान के समर्पण के साथ जो है यह INA भी समर्पण कर देता है। इसके बाद देखें तो मार्च 1944 में फौज की सेनाएं पूर्वी भारत के कोहिमा और नागालैंड तक आ गई थी। यानी ये समर्पण से पहले की बात है। इसमें है कि मार्च 1944 में जब युद्ध जारी था तो फौज की सेनाएं मतलब INA की सेनाएं पूर्वी भारत के कोहिमा और नागालैंड तक आ गई थी। यानी आज देखें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, वहाँ तक जो है फौज की सेनाएं आ गई थी, यानी INA की सेनाएं आ गई थी। 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने आज़ाद हिंद फौज को यानी INA को अंडमान और निकोबार सौंप दिया। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप जो है उसको जापानी सेना जीत करके जो है INA को सौंप दिया। कब? 6 नवंबर 1943 को। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को शहीद द्वीप नाम रखा, जबकि निकोबार को स्वराज द्वीप नाम रखा। बोस का नारा देखें, सुभाष चंद्र बोस का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका नारा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसका सेनापति बनाया गया, INA का सेनापति यानी कमांडर चीफ बनाया गया। बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को यानी इसी दिन कमांडर बनने के बाद उसी दिन बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। अक्सर यहाँ पूछता है कि स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पर किया? सिंगापुर में। कब किया? 21 अक्टूबर 1943 को। इसका मुख्यालय कहाँ था? रंगून था। यानी रंगून और सिंगापुर 2 जगह इसका मुख्यालय था। और इसमें धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, जापान आदि ने इस सरकार का समर्थन किया था, यानी स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का समर्थन किया था। इसके अलावा जो है फौज में रेजिमेंट थे, जिसमें रानी झांसी रेजिमेंट थे, सुभाष ब्रिगेड थे, नेहरू ब्रिगेड थे और गांधी ब्रिगेड भी इस फौज में शामिल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी और जानकारी इसमें देखें तो यह है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। इसके बाद 1940 ईस्वी में इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनके घर में ही इनको नज़रबंद कर दिया गया था। 26 जनवरी 1941 ईस्वी को एक पठान जियाउद्दीन के बेस में वे घर से बाहर निकले और गाड़ी में सवार होकर कलकत्ता से पेशावर पहुंचे। उनके साथी भगत राम ने उन्हें 21 जनवरी 1941 को काबुल पहुंचा दिया। काबुल से फिर रूस से फिर जर्मनी पहुंच गए। वहां हिटलर से उनकी मुलाकात हुई। हिटलर ने उन्हें हर तरह की सहायता देने का वचन दिया। जो भी भारतीय सैनिक इटली और जर्मनी के हाथ में पड़ गए थे उन सबको बुलाकर उन्होंने मुक्ति सेना बनाई और इसका दफ्तर ड्रेसन जर्मनी बनाया। उन्होंने बर्लिन रेडियो पर ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने बर्लिन रेडियो से भारत समर्थक तथा अंग्रेज विरोधी भाषण प्रसारित किए। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी से संबोधित किया था। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी जापान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गया। जापान 16 फरवरी 1942 ईस्वी को संसार के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजों के समुद्री गढ़ सिंगापुर को फतह कर ली। इसके बाद जापान ने मलाया से बर्मा तक का सारा प्रदेश जीत लिया। और जो देखें तो इससे संबंधित हमने सुभाष चंद्र बोस और मोहन सिंह को देख लिया। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण नेता जो है वह रास बिहारी बोस जी, उसके बारे में देख ले तो उनके बारे में देखें तो इन दिनों भारत के पुराने व प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान में थे। उन्होंने 28 मार्च, इंपॉर्टेंट है कि 28 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो में मलाया से बर्मा तक रहने वाले सभी भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। इसके बाद 14 जून से 23 जून 1942 ईस्वी तक बैंकॉक में रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में एक और सम्मेलन हुआ, जिससे बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें जापान से बर्मा तक के देशों में रहने वाले असंख्य भारतीय सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की विधिवत रूप से स्थापना की गई तथा सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निमंत्रण दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने बैंकॉक सम्मेलन के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए 13 जून 1943 ईस्वी को टोक्यो पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री यानी उस दौरान जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने इनका स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट किया कि भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं। उन्होंने जापान की से मांग स्वीकार कर ली कि युद्ध के समय भारत जापान की अधीनता में रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना प्रथम संदेश भारतीयों को टोक्यो रेडियो से दिया। यह संदेश राष्ट्रीयता के नाम से
राष्ट्रीयता के नाम से किया गया था। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय सैनिकों ने अपने आप को मेजर फूजिहारा को सौंप दिया, जिससे उसने मोहन सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार सितंबर 1942 ईस्वी में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया। इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं केवल मुख्य परामर्शदाता बन गए। अब ये नेताजी कहलाने लगे। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूं का नारा दिया। वे स्वयं ही इस प्रकार के प्रधानमंत्री वे स्वयं ही इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बन गए। अपने पद की शपथ ग्रहण की जो इस प्रकार थी, मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत था उसके 38 करोड़, उस दौरान भारत की जो जनसंख्या थी 38 करोड़, तो उसके 38 करोड़ वासियों की, देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूंगा। संसार की 9 शक्तियों जिसमें से जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, मंचूकू और आयरलैंड सम्मिलित थे, ने इस सरकार को मान्यता दी। इस प्रकार से 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने 8 नवंबर 1947 ईस्वी को अंडमान और निकोबार द्वीप नेताजी को इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया। नेताजी स्वयं इन द्वीपों में आए और अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 30 सितंबर 1945 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का झंडा, ध्यान देना, 30 दिसंबर 1945 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का झंडा इन द्वीपों पर फहरा दिया गया। 4 फरवरी 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और रामू, कोहिमा, पलेल, तिमिद इत्यादि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया। 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। यानी 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष ने शहीदी दिवस मनाया। आज़ाद हिंद फौज की सेना असम में कोहिमा तक पहुंच गई थी। कोहिमा के स्थान पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया। शहीदी दिवस के अवसर पर उन्होंने सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें अपनी स्वतंत्रता देता हूँ। ये स्वतंत्रता की देवी की मांग है। और इसमें देखें तो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य ने जापान का साथ नहीं दिया। जर्मनी ने भी हार मान ली। जापान के अधीन जो भी प्रदेश थे उन सब पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ऐसी परिस्थिति में अगस्त 1945 ईस्वी में सुभाष बैंकॉक से टोक्यो रवाना हुए, परंतु फार्मोसा द्वीप ताइपेई के पास विमान में आग लग जाने के कारण 18 अगस्त 1945 ईस्वी को उनको मृत्यु हो जाती है सुभाष चंद्र बोस की। अब इसमें थोड़ी सी जानकारी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देख लें तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका रहा। द्वितीय विश्व युद्ध कांग्रेस के बारे में देखें तो 21 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। इस दौरान भारत में वायसराय देखें तो लिन लिथगो था। कांग्रेस की लिन लिथगो से मांग ये 3 प्रमुख मांगे थी कि युद्ध पश्चात संविधान सभा की स्थापना की जाए, स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना पर विचार किया जाए, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। कांग्रेस ने भारत को युद्ध में शामिल करने पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। हमने देखा था कि 28 माह तक जो है यह कांग्रेस मंत्रिमंडल चली थी। तो कांग्रेस ने भारत को युद्ध में शामिल करने पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। वायसराय ने बिना भारतीय जनता से विचार विमर्श किए भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था। नोट है कि वायसराय लिन लिथगो ने कांग्रेस की उपयुक्त मांगों को नहीं माना था। इन तीनों मांगे कांग्रेस ने नहीं माना था। यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस जो है 28 माह, यानी कांग्रेस ने शुरू में 6 प्रांतों में जो सरकार बनाई था, बाद में असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत मंत्रिमंडल गठन किया। शासन जो है 28 माह तक रहा था। और इसमें देखें तो यह आपका जो है यहाँ देख सकते हैं कि यह द्वितीय विश्व युद्ध में उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते अक्टूबर 1947 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। इसमें देख लें जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह देखें तो अबुल कलाम आज़ाद जी थे। यानी 1940 से लेकर 1946 तक, यानी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के यही अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद जी। यानी 6 वर्ष तक रहे, लगा 6 वर्ष तक रहे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और यहीं देखें तो सबसे युवा भी थे, यानी सबसे युवा जो कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। 20 फरवरी 1923 में दिल्ली में जो है, यानी गांधी जी एकमात्र अधिवेशन किए थे, उससे पूर्व जो है अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता कर चुके थे। बेलगांव में जो है गांधी, कर्नाटक के बेलगांव में जो है गांधी जी एकमात्र जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। हालांकि इनको देखें तो 1929 के जो है महत्वपूर्ण लाहौर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, यानी इनको अध्यक्ष के लिए कहा गया था, परंतु इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता बना दी थी। पूर्ण स्वराज की मांग, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है कराची अधिवेशन पर हमने चर्चा कर लिया था, यानी इसमें मौलिक अधिकार की मांग की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों जो अधिवेशन है कांग्रेस के। देखिए स्वतंत्रता के समय यानी 15 अगस्त 1947 के दौरान जब भारत को आज़ादी मिली, उस दौरान आचार्य JB की प्रणाली जो है वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
यहाँ पर जानकारी जो है लॉर्ड लिन नित्को के बारे में देखें। 1936 से 1943 सिक्स में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इसमें हम देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब जानकारी इसमें दी गई है। इसके शासनकाल में वर्ष 1935 के अधिनियम के अनुसार 2 फरवरी 1937 को पहली बार 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था, जबकि बम्बई पूर्ण बहुमत से थोड़ा कम बहुमत मिला था। कांग्रेस ने उपयुक्त 6 प्रांतों के अलावा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं असम में अपनी सरकार बनाए थे। कुल 8 प्रांत में कांग्रेस सरकार बनी थी। बिना कांग्रेस की अनुमति के जब द्वितीय विश्व युद्ध में भाग को ब्रिटिश सरकार ने शामिल कर लिया था, तो 28 माह के कुल कार्यकाल के बाद कांग्रेस संघ इस्तीफा दे दिया था। तब 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 6 में 1937 में देखें, 1937 में बंगाल का फैजपुर सम्मेलन हुआ। गाँव में संपन्न प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मई 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल बने थे। इसी के समय में चर्चिल जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष और सदस्यता के इस्तीफा देकर, यानी वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष और सदस्यता से इस्तीफा देकर, यानी त्रिपुरी संकट से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। इसके बाद देखें तो 1942 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। 1942 में क्रिप्ट मिशन भारत आया था। इसी समय गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, यानी क्रिप्ट मिशन पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करके 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। यानी प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को हुआ था और शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 को। यानी INA के जो पहली गठन थी सितंबर में, उससे पूर्व जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू कर दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा।